हेलो एवरीवन। आज हम सोशियोलॉजी में ब्यूरोक्रेसी पर चर्चा करेंगे। एक समय आपको देखा होगा कि जब एक सामान्य साहूकार किसी बिज़नेस को करता था, वो किसी तरीके के उस समय वो बिज़नेस करता था तो उसको किसी भी तरीके की अधिकारी तंत्र की आवश्यकता नहीं होती थी। इट मीन्स कि जब आफ्टर रेवोल्यूशन के बाद उत्पादन शुरू हुआ, प्रोडक्शन शुरू हुआ, और तब किसी न किसी प्रकार से हमको ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता पड़ने लगी। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले भी सरकार के पास जो ब्यूरोक्रेसी थी वो किसी न किसी प्रकार से अवश्य थी, लेकिन उतनी सिस्टमैटिक नहीं थी, उससे उतना उसका आकार विस्तृत नहीं था। और ये सब तथ्यों को देखते हुए अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि इट इज़ अ कंट्रोलिंग और मैनेजिंग अ कंट्री, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ऑपरेटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल एम्प्लॉयड टू फॉलोज रूल। मतलब ये मैनेज करती है कंट्री को, कंपनी को, कंपनीज को, संगठन को, और ऑपरेट करती है लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल एम्प्लॉयड जो कि ब्यूरोक्रेसी के नियमों को फॉलो करते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑर्गेनाइजिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु नीड टू वर्क टुगेदर। ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट रिलाई ऑन ब्यूरोक्रेसी। मतलब ये वो शक्ति थी जिसमें आपने देखा होगा कि ये ऑर्गेनाइज करती थी ये लार्ज, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को, जहाँ लोग एक साथ मिलकर काम करते थे। और एक साथ जब मिलकर काम करते थे वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की होती थी। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब, द टर्म ब्यूरोक्रेसी मीन्स रूल बाय डेस्क और ऑफिसेस। सिंपल सा इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत ऑफिसेस में, कार्यालय में काम करा जाता था, जो इम्पर्सनल कैरेक्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता था। तो अब हम मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की डिस्कस करेंगे। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में मैक्स वेबर उनमें से एक थे। मैक्स वेबर वो पहले विचारक थे, थिंकर थे, जिन्होंने उसकी ओरिजिन या उसके फंक्शन का एनालिसिस नहीं की, बल्कि उसको एक सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में उन्होंने प्रस्तुत किया। क्योंकि अगर देखा जाए मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग, ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी है और ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द हिस्टोरिकल एमरजेंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। मतलब कई बार नौकरशाही एक प्रकार का, इन्होंने कहा था कि वास्तव में जो ब्यूरोक्रेसी है ये एक प्रकार का हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आज से नहीं, इतिहास से ये चला आ रहा है। मैक्स वेबर ने कहा था, उन्होंने डिफाइन किया था कि ब्यूरोक्रेसी शार्पली डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन based on non-legal form of authority. Even he observed that the advantage of bureaucracy was it was the most technically proficient form of organization, possessing specialized expertise, certainty, continuity and unity. मैक्स वेबर का मत था कि नौकरशाही संगठन में एक विशुद्ध प्रारूप की परिभाषा थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि नौकरशाही के आधार पर एक व्यवस्था ठीक से और सुचारू रूप से चल सकती थी। वो कहते थे कि इसमें कार्य क्षेत्र में निश्चित ढंग से विभाजन हो जाता था, और विभाजन जो है ये प्रशासनीय नियमों के अनुसार लगाया जाता था। नौकरशाही में जो प्रशासनिक शासन तंत्र के लिए आवश्यक था कि एक निश्चित ढंग से राजकीय कर्तव्यों में बांट दिया जाता था। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पर। हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है टास्क स्पेशलाइजेशन। इट मीन्स
जो उसका व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी में जो काम करते थे उनका डिवीज़न ऑफ लेबर उनके स्पेशलाइजेशन पर होता था। इसको और इजी वे में समझा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले जो ऑफिसर्स थे या क्लर्क थे या और स्टाफ था, वो काम करने के क्षेत्र में एक निश्चित रूप से विभाजित हो जाता था और अपने क्षेत्र में काम करने के लिए व्यक्तियों के अधिकार और उनकी शक्ति सेवा नियमों के अनुसार निश्चित हो जाती थी। मतलब पूरे ऑफिस को विभिन्न भागों में निश्चित सेवाओं और उसके अधिकारों में बांट दिया जाता था और जब भी कोई प्रॉब्लम पर निर्णय लेने का अधिकार उन व्यक्तियों के पास होता था, उनका भी पहले से निर्धारण कर लिया जाता था और एक दूसरे से आपसी सहयोग में कार्यालय में, ऑफिस में उस गोल को प्राप्त करने के लिए लग जाया जाता था। फिर हम बात करते हैं हायरार्किकल लेयर ऑफ अथॉरिटी की। हर ऑफिस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था जिसकी संरचना में अधीनस्थ और कार्यकारी अधिकारी पद के अनुसार करते थे, उनकी पोस्ट उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होती थी और इस हायरार्किकल सिस्टम में निम्न पदों के कार्यकारी उच्च पदों के कार्यकारियों की अपील कर सकते थे और सर्वोच्च अधिकारियों के पास प्राधिकारों का केंद्रीकरण भी होता था। फॉर्मल सिलेक्शन की बात करते हैं। कोई भी सिलेक्शन होता था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे होता था, मतलब किसी भी व्यक्ति की पर्सनल विल पे नहीं होता था और इसके लिए एक एग्ज़ाम होता था और वो अपने कार्य के संपादन के लिए उसका सिलेक्शन के बाद एक ट्रेनिंग भी होती थी और ये जो ट्रेनिंग होती थी उसमें जो अपॉइंटमेंट होते थे वो कॉन्ट्रैक्चुअल होते थे। फिर हम आते हैं पेमेंट ऑफ रेगुलर रेम्यूनरेशन पे। हर ऑफिस में जो काम करवाया जाता था वो बिना पेमेंट के नहीं करते थे, मतलब वो एक सैलरी के रूप में दिया जाता था उनको। वो सैलरी एक निश्चित ग्रेड में रखी जाती थी और जो ये ग्रेड था वो रैंक के आधार पर होती थी और रैंक का ये आधार इस बात पर निर्भर करता था कि अधिकारी किस तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा है। मतलब जिसका वो उत्तरदायित्व और उसके कार्य में असुरक्षा अधिक है उसको लगभग अधिक सैलरी मिलती थी। फिर आता है इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू ऑफिशियल्स। इट मीन्स ये है जो ब्यूरोक्रेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, मतलब ब्यूरोक्रेटिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि ऑफिसर्स और कर्मचारियों को एक की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था की जाए जिसको जीपीएफ या भविष्य निधि की व्यवस्था कहते थे। ये इसलिए होता था कि सारे ऑफिसर्स या सारे कर्मचारी अपने होल लाइफ उस कार्यालय में या उस ऑफिस में काम करने में पूरा लगा देते थे, तो एटलीस्ट ओल्ड एज में आफ्टर रिटायरमेंट उनको सुरक्षा देने के लिए एक पेंशन का लाभ दिया जाता था। फिर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रमोशन टू ऑफिशियल्स की। मतलब प्रत्येक ऑफिस में कर्मचारियों को उच्च व्यवस्था थी और उसमें प्रमोशन के हमेशा अवसर मिलते थे और ये निश्चित किया जाता था कि वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ का जो ऑफिसर है, उसकी जिस पद पर नियुक्ति हुई है और नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक उसको कितने प्रमोशन होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऑफिशियल बिजनेस इज़ कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब कार्यालय का काम लिखित होता था और उसके लिए फाइल होती थी। हम जैसे ऑफिस में जो बोलचाल की भाषा में होता था वो इनफॉर्मल ना होकर फॉर्मल होता था। वो सारी कार्रवाइयाँ जो होती थी वो फॉर्मल एक फाइल में रखी जाती थी। इसीलिए मैक्स वेबर ने कहा था कि अधिकारी को जब आदर्श प्रारूप में रखा तो उनका संदर्भ सरकारी कर्मचारी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में था और इसे व्याख्या करने में वो बार बार कहते थे कि इसमें काम करने वाले व्यक्ति अपनी क्रियाकलापों में अवैयक्तिक होते हैं। मतलब इनके संपूर्ण संगठन को अनुशासनात्मक नियमों द्वारा बांध लिया जाता था। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई सुझाव होते हैं तो वो हमें